ठीक है। तो अब आते हैं सरफेस केमिस्ट्री पे। तो देखो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को फिजियोज ऑप्शन और कैमियोज ऑप्शन के बारे में बताया था। ठीक है, तो वैसे मैंने एक सिंपल सी बात बोली थी कि अगर मैं फिजियोज ऑप्शन की बात करता हूँ तो इसका मतलब, वैसे स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है, फिजी और सही तो है, ठीक है। एक मेरे पास क्या होता है, कैमियोज ऑप्शन। तो एक मेरे पास है फिजियोज ऑप्शन, एक मेरे पास है कैमियोज ऑप्शन। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फिजियोज ऑप्शन की ही बात करता हूँ तो इसके अंदर बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं? लास्ट क्लास में वीक बताया होते था। हैं। वीक वीक। होते हैं, तो वीक होंगे तो ऑब्वियसली बात है जो एनर्जी निकलेगी वो भी ज्यादा निकलेगी, कम निकलेगी? कम कम। निकलेगी। जो इंथैल्पी जब वीक ही है तो फिर एनर्जी क्यों निकलेगी? जब ज्यादा बहुत स्ट्रांग होता है तब ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो ये अपने आप में एक मानते हैं फिजिक्स ऑप्शन के अंदर चेंज भी कैसा होता है, फिजिकल होता है। तो इसके अंदर फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, कोई अच्छा क्या ये स्पेसिफिक होता है कोई पर्टिकुलर चीज? नहीं, ये रैंडमली कुछ भी हो जाता है। मान लो जैसे कोई भी एक धूल मिट्टी है, वो भी मान लो किसी सरफेस पे लग गई, तो वो भी काइंड ऑफ एक एड्सॉर्प्शन ही होता है। तो वो नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो इट इज अ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, रैंडमली जो होता है वो ज्यादा एनर्जी नहीं निकलती है चीजों में। ठीक है, ऑफ कोर्स ये नेचर पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, ये फिजियोस ऑप्शन रिवर्सिबल होता है, मान लो पंखे पे धूल मिट्टी लग गई, तो क्या उस धूल मिट्टी को तुम हटा सकते हो या वो चिपक गई हमेशा के लिए? अब हटा सकते हैं। रिवर्सिबल। लोग सफाई करते हैं ना संडे को, यूजुअली जैसे दिवाली आ रही होती है तो सफाई करते हैं पूरे इस घर की, तो उसमें से पंखा को भी करना पड़ता है। तो वो सब क्या है, तो वो रिवर्सिबल माना जाएगा क्योंकि वो रैंडम था। ठीक है, इसकी एनर्जी जो निकलेगी वो मेरे पास लो इंथैल्पी होगा। तो लो इंथैल्पी, ये एग्जाम में आता है, थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर? क्या इसकी मल्टी लेयर बन सकती हैं? जैसे मान लो एक लेयर, जैसे एक लेयर बनी उसके बाद एक और लेयर, इसके बाद और लेयर, जैसे धूल मिट्टी है मान लो, ठीक है, पंखे के ऊपर, तो कुछ देखोगे तो पतली सी लेयर होती है, और अगर बहुत सालों तक ना करो तो एक मोटी सी चादर सी बन जाएगी, राइट? पंखे के ऊपर एक लेयर सी बहुत बार नीचे भी गिर सकती है, वो इतनी ज्यादा हो जाएगी। तो बताओ इसके ये मल्टी लेयर बना सकते हैं? मल्टी लेयर यस। जितना टाइम तुम दोगे ऑब्वियसली बात है मल्टी लेयर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग नहीं हो रही ना, बॉन्डिंग वीक वाली हो रही है, तो एक के ऊपर एक कैसे आते जाएंगे? तो मल्टी लेयर यहाँ पे हो सकता है ऑफ कोर्स, और अगर हमने हाई प्रेशर दे दिया तो फिर तो और हो जाएगा। अब आते हैं कैमियोज ऑप्शन पे। तो कैमियोज ऑप्शन में क्या होगा, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? केमिकल। केमिकल। तो केमिकल चेंज है। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास स्पेसिफिक हो गई या नॉन स्पेसिफिक? ऑफ कोर्स बहुत ही स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, और बॉन्ड काफी अच्छा वाला बनेगा। ठीक है, तो रैंडम तो हो ही नहीं सकता पर्टिकुलर, जैसे मान लो तुमने कोई भी दो चीज ली है तो उनके बीच में तो ये बॉन्ड बनाओगे, रैंडमली थोड़ी हो जाएगा। तो ये इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनते हैं, और ऑफ कोर्स सी बात है हाई एनर्जी आएगी। अच्छा, अगर एक बार वो जुड़ गया तो ये रिवर्सिबल माना जाएगा या इरिवर्सिबल? बॉन्ड इतने स्ट्रांग बने हैं तो रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होगा। ठीक है भाई, अगर तुम्हें पता है कि जब मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे तो ठीक है, इसके अपोजिट यहाँ लिखेंगे। ये डिफरेंस वाले तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं एक पता लग जाएगा तो बाकी तो तुम अपने आप बता ही दोगे। ठीक है, लो इंथैल्पी है तो यहाँ पे हाई इंथैल्पी होगा। ठीक है, एक बार एक एग्जाम में मान लो चीटिंग हो रही थी और इसमें से एक बच्चे को बताया इसकी लो इंथैल्पी है, तो उसने पूछा कि दूसरे वाले का क्या लिखूं फिर? अरे भाई सर, तेरे में इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। पिछले साल में हमारे ट्यूशन में किसी बच्चे के आए हैं केमिस्ट्री में 100। 100 नहीं आया यार, और 100 नहीं आया। फिजिक्स। अच्छा, मजाक चल रहा है कि यहाँ पे आते हैं बच्चों के, लेकिन नहीं 100 यहाँ पे किसी ने स्कोर नहीं किया है। ठीक है, अच्छा। एक्चुअली तुम्हारे यहाँ के स्कूल बहुत अच्छे हैं ना, तो प्रैक्टिकल में ये इतना बुरा कर देते हैं या फिर ठीक है। अच्छा, अगर मतलब प्रैक्टिकल हटा दे तो आ गए होंगे। वैसे तो भी नहीं आए थे। ठीक है, तो मतलब ठीक है, तो चीजें हैं बहुत सारी। ठीक है, तो नहीं आया कुल मिला के एक्स्ट्रा देखा जाए तो। लाएगी। हाँ, उम्मीद तो हमको भी यही है। ठीक रहने। है। रो मत। तो ये हमारे पास यूनिमोलिक्यूलर है, अगर लाओगे तो ऑफ कोर्स फिर तो इतिहास रच जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास है यूनिमोलिकुलर लेयर। हाँ 99 आया है। ठीक है, तो फर्स्ट बैच के रोल्स। आए थे। हाँ, और फिजिकली एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस, उसमें 100 भी आया है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं आया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैथ में भी नहीं आया वैसे तो। बायो में उम्मीद होती है, बायो में 99 आया है, लेकिन 100 नहीं आया है। मतलब 100 तो यार ट्वेल्थ में तुम ठीक है, 10th में एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ट्वेल्थ में स्कोर करना 100 बहुत चुनौती होती है। मुझे और जो तो कर देता समझ है नहीं आ रहा 99 भी कैसे आ गए भाई। 99, मतलब इधर ऑफ तो 90। कोर्स। इधर बस तो बस दीक्षा, 80 की उम्मीद नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो लोगों के आते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन
ट्वेल्थ का थोड़ा सा वैसा सिनेरियो रहता है कि वो तुम्हें फुल नहीं, क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ वाला तुम्हारा कॉलेज डिसाइड करता है, और इतना भी पेपर इजी नहीं आता है कि तुम बस उन्हें बोलो और हम आराम से आ गए। हाँ, इस बार जो एक कॉमर्स की लड़की है जिसने टॉप किया है यहाँ से, उसके आई गेस 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में 100 है, जहाँ तक मैंने देखा था। वो जो ओदी नाम था उसका, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो कॉमर्स वाला सर सर थोड़ा ऊपर करना था। हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर। अरे तुम कब आए? तुम तो थे ही नहीं अभी थोड़ी देर पहले। सर मैं था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे पास फिजियोज ऑप्शन और कैमियोज ऑप्शन, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये आई गेस तुम लोगों को याद रहेगा। अच्छा, अब देखो अपना हमारे पास एडजॉर्प्शन आ रहा है, इशिका। तो इशिका एक बात बताओ, एडजॉर्प्शन को मैंने क्या बोला था? इट इज अ विच फिनोमिना? यस इशिका नागर। The surface phenomena. वेरी गुड, क्या बात है। और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? इट इज अ व्हाट फिनोमिना? Bulk phenomena. बल्क का मतलब क्या होता है वैसे? Heavy. हाँ, मतलब बड़े अमाउंट पे, ठीक है ना, पूरा हाँ। इन्वॉल्व होना, उसे ही हम बल्क बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं ना बल्क में चाहिए। जैसे कभी देखा है कि भैया मुझे ना एक शर्ट बनवानी है, तो वो कहता है एक शर्ट? नहीं नहीं भैया, हम तो बल्क में ऑर्डर लेते हैं। बल्क का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट, समझ में आया? तो ये वही बल्क फिनोमेना है, मतलब पूरा इन्वॉल्व होगा। ओके, तो अब मेरे Yes. पास क्या आ रहा है यहाँ पे? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। देखो अब ना हमारे पास जो ये वाला टॉपिक है, ये इसका थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री का, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो अब ना हमारे पास हमने एक चीज ली है कि कोई भी चीज अगर किसी भी सरफेस पे जाके वो एडजॉर्ब हो रही है, उसके सरफेस पे अगर वो जा रही है, तो एक ना हमारे पास होता है कि वो कितना ज्यादा एडजॉर्ब हुई। तो ये है मेरे पास एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। कितना ज्यादा वो मेरे पास एब्जॉर्ब होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटेंट। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम बोलते हैं एक्स बाय एम से। तो मेरे पास क्या है ये? मेरे पास ये x अपॉन एम क्या रिप्रेजेंट करता है? कितना एब्जॉर्प्शन, कितना मेरे पास अमाउंट एब्जॉर्ब हो गया है। तो इसका एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द x बाय एम। अब मेरे पास क्या होता है? एंड एक मेरे पास क्या होता है? प्रेशर होता है। तो अब मुझे बात करनी है कि प्रेशर, जैसे कोई भी एक गैस है, जैसे मान लो तुम खाना बना रहे हो किचन में, तो चिमनी लगी होती है राइट, खाना बनाने के ऊपर। तो जब तुम खाना बना रहे हो तो जो वेपर होती है वो चिमनी के ऊपर भी तो सेटल हो सकती है। चिमनी कोई पूरा ऐसा कैविटी थोड़ी होती है, बीच में लाइनिंग लाइनिंग सी होती है। तो वो लाइनिंग लाइनिंग के ऊपर तो वो लेयर बन जाएगी ना। तो अब हम प्रेशर ऑफ गैस और उस एड्सॉर्प्शन की हम बात करना चाह रहे हैं। तो देखो हमने ना एक चीज नोटिस करी कि अगर मैं अमाउंट और प्रेशर की अगर जब मैं बात करता हूं, ये आई गेस मैंने तुम्हें पहले भी बताया था क्लास के अंदर। तो ये ऑफ कोर्स टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मेरे पास x बाई एम है अमाउंट, और ये मेरे पास है प्रेशर। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, बताओ टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। कम होगा। कम. हाँ कम कम, सॉरी। क्यों होगा कम। कम? एक सेकंड श्रेया। तो कि थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की। वेरी गुड, यस, थर्मल एनर्जी तुम्हें याद आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये मेरे पास देखो एक्सटेंट, किसका एक्सटेंट ज्यादा है? T1 का एक्सटेंट ज्यादा है। तो T1 का एक्सटेंट ज्यादा, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम रहा होगा ना, ठीक है। और T3 का एक्सटेंट कम है, T3 की वैल्यू ये है एक्सटेंट की। तो पक्की बात है, टेम्परेचर ज्यादा होने से वो क्या हो गया होगा, उसने अपना सरफेस लीव कर दिया होगा, क्योंकि हमारे पास एनर्जी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हमने प्रेशर को देख के बनाया था। लेकिन अब ना हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था फ्रेंडलिच, ठीक है, फ्रॉन्डलिच भी बोलते हैं उसे। तो ये फ्रेंडलिच जब आया तो इसने हमारे पास ये जो ग्राफ है इनको हम आइसोथर्म्स बोलते हैं। तो इस फ्रेंडलिच ने क्या बोलते, एक इक्वेशन दी है, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं थी एम्पिरिकल एक्सप्रेशन। तो एक साइंटिस्ट आया मेरे पास जिसका नाम क्या है? फ्रेंडलिच। तो इसमें डी को भी साइलेंट बोलते हैं, फ्रेंडलिच भी बोलते हैं कुछ लोग। तो तुम पूरा ही बोलो ताकि तुम वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक ना करो, तो फ्रेंडलिच बोलना। तो फ्रेंडलिच, और इन्होंने हमें क्या दिया बेसिकली? एड्सॉर्प्शन के आइसोथर्म्स दिए हैं। तो इन्होंने इक्वेशन बना के देने की कोशिश करी है। तो देखो अब ना मेरे पास तुम्हें एक चीज पता होगी कि प्रेशर भी अपने आप में लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। तो इन्होंने उस इक्वेशन से डील करने के लिए, आई मीन उस कंडीशन से डील करने के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी है,
कि x बाय m का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितना एक्सटेंट तक कोई गैस एड्सॉर्ब हुई है. सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर 1/n. तो इन्होंने ये एक इक्वेशन दी है, ठीक है. तो अब जो ये मेरे पास इक्वेशन है, तो x बाय एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n होता है. और इन्होंने अभी ये इक्वेशन दे दिया. देखो अभी x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब, और ये m का मतलब होता है मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट. तो ये x बाय एम टोटल क्या बन जाता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. तो मैं लिख देता हूं, पता भी होना चाहिए. तो कितना मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुई है, एड्सॉर्ब्ड. m का मतलब मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है. p का मतलब क्या होता है अपने आप में, प्रेशर, ठीक है. और ये जो मेरे पास k और n है, ये अपने आप में एक कांस्टेंट है, ठीक है. तो ये n का मीनिंग क्या होता है अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है. तो अभी जब मैं प्रेशर लूंगा हाई लो, तो उससे तुम्हें समझ में आएगा. तो ये मेरे पास अपने आप में एक फ्रेंडलिच की एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है. तो ये x बाय एम ऑटोमेटिकली अगर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों को डिवाइड करके करूंगा तो यही बन जाता है मेरे पास एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. तो कितना वो एड्सॉर्ब हुआ है, तो x अपने आप में मास ऑफ ऑफ गैस एड्सॉर्ब, m का मतलब क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, और दोनों का रेशियो जो है वो है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है. तो देखो अब ये मेरे पास ये पूरी की पूरी अपने आप में एक इक्वेशन है. अब सारे बच्चे ध्यान सुनना. देखो अब ना हमारे पास लो प्रेशर भी होता है, हमारे पास हाई प्रेशर भी होता है, और ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट प्रेशर भी होता है. तो अब अगर मुझे एक बात बताओ, ये अब अगर मुझे ये बताना हो, एक सेकेंड एक सेकेंड, अगर मुझे हाई प्रेशर लेना होगा, तो हाई प्रेशर पे हमने क्या देखा हुआ है, कि जो अमाउंट होगा, एक सेकेंड में ग्राफ बनाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो मान लो कि अगर तुम्हें तो ये मेरे पास एक ग्राफ है. तो अभी हम इसकी इस ग्राफ जो मेरे पास इस फ्रेंडलिच ने दिया है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास ये वाला ग्राफ आया है, ठीक है. तो उसको हम कैलकुलेट भी करेंगे. तो अभी के लिए तुम्हें एक चीज याद रखनी है. देखो अब हम ना प्रेशर और ये एक्सटेंट ऑफ गैस की हम बात कर रहे हैं, कितनी गैस एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है. तो अब ना हमारे पास एक ग्राफ आया कि स्टार्टिंग में अगर प्रेशर मेरे पास कम है, तो जब प्रेशर मेरे पास कम होता है, तो जितना ज्यादा तुम प्रेशर देते हो उतना ही ज्यादा मेरे पास x बाय एम होता है, ठीक है. तो जितना ज्यादा तुम प्रेशर दोगे उतना ही ज्यादा मेरे पास x मतलब अमाउंट एड्सॉर्ब होगा. तो इस टाइम पे स्टेट जाता है, ठीक है. लेकिन अब जैसे ही वो इंटरमीडिएट होता है, तो इंटरमीडिएट पे जो मेरा एक ग्राफ था, मतलब जो मेरे पास इक्वेशन आई है, तो वो इक्वेशन सेम डिट्टो वैसी की वैसी रहेगी. तो बीच में वैसी रहेगी. तो वो अभी मैं एक पूरी इक्वेशन ड्राइव करके दिखाऊंगा वो किस तरीके से होगा. तो अभी बस मैं फ्रंट लिच का ग्राफ बनाने वाला हूँ. और जब हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर पे तुम प्रेशर को कितना भी कर लो, हाई प्रेशर मतलब एक पर्टिकुलर सैचुरेशन पॉइंट होता है. तो सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद तुम प्रेशर को फिर कितना भी बढ़ा दो, तुम्हारा अमाउंट ज्यादा नहीं एब्जॉर्ब हो सकता. तो एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद तुम्हारा कोई भी जो एड्सॉर्प्शन है, अगर वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई है, तो तुम कितना भी बढ़ा दो अब वो नहीं होगा. तो इसका मैंने क्या मीनिंग बोला, देखो अगर ये मेरे पास मान लो मैंने बोला कि ये मेरे पास प्रेशर है और ये मेरे पास x बाय एम है, ठीक है. तो मैंने बोला है कि जब लो प्रेशर होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है.
तो जब वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब वो ग्राफ कुछ कुछ, सर फिर बता दो। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ कौन है वैसे। सर अभी हाँ 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 कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। अभी मैंने वैसे अभी तो ये जस्ट स्टार्ट हुआ है तो अभी खत्म होने की बात ही नहीं है नहीं अभी। सर, फ्रेंड का ग्राफ बता दो ना, आप अभी बता रहे थे। ठीक है, मेरे पास अभी ये लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर पे x बाय एम अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस साइड मेरे पास प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लो प्रेशर पे, यहां तक ये मान लो मेरे पास एक लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर पे अमाउंट और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास लो प्रेशर है तो जितना ज्यादा तुम प्रेशर दोगे तुम्हारा अमाउंट उतना ही ज्यादा एड्सॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा अमाउंट, तो भाई यही तो है, ठीक है भाई। ये ओम्स लॉ पढ़ा है ना, एक चीज अगर बढ़ी तो दूसरी चीज बढ़ती है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया, ठीक है। ये था मेरे पास लो प्रेशर के लिए। इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए अभी हमारे पास कंडीशन फिक्स नहीं है, तो उसके लिए जो हमारे पास ग्राफ आया ना वो थोड़ा सा इस तरीके से आया, ऐसे हल्का सा इस तरीके से, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी सी बैंड है। तो ये जो मेरे पास है ये वाली कंडीशन, ये मेरे पास है इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए, ये एकदम सीधा बनाना। तो ये इंटरमीडिएट के लिए ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा बैंड है, ठीक है। तो ये है मेरे पास इंटरमीडिएट प्रेशर। अब इसके बाद मेरे पास एक कंडीशन आई प्रेशर पे जिसको हम क्या बोलते हैं, एक सैचुरेशन पॉइंट। तो एक सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद वो मेरे पास फर्दर इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसके देखो सैचुरेशन पॉइंट का मतलब अब तुम प्रेशर को कितना भी कर दोगे तो अब कितना भी करने के बाद वो और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फाइनली मेरे पास हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका मतलब ये तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब एक चीज साफ है कि मेरे पास इंक्रीज हुआ पहले, इंटरमीडिएट पे तो पता ही नहीं, मतलब वही वाली इक्वेशन जो उसने दी थी फ्रेंडलिच ने, तो उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और ये जो हाई प्रेशर पे है, हाई प्रेशर पे अमाउंट मेरा कांस्टेंट रहता है। तो कुल मिला के मैंने तुम्हें तीन बातें बताई हैं बस। क्या? लो प्रेशर पे जितना ज्यादा प्रेशर होता है उतना ही ज्यादा अमाउंट होता है। इंटरमीडिएट प्रेशर पे कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, ठीक है। और लास्ट वाली कंडीशन पे हाई प्रेशर पे वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये वाली जो पॉइंट है मेरे पास, क्या मैं इसे सैचुरेशन पॉइंट बोल सकता हूँ? यस और नो? क्यों? Yes, क्योंकि sir. सैचुरेशन के बाद तुम कितना भी अपना प्रेशर बढ़ाओ, क्या तुम्हारा अमाउंट बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। तो सैचुरेशन प्रेशर, इसका मतलब इसके बाद तुम कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, ज्यादा करो, मतलब कम तो नहीं करोगे ऑफ कोर्स, ज्यादा ही और करना पड़ेगा। तो जितना भी ज्यादा करोगे तुम्हारा अमाउंट देखो उतना ही रहेगा। देखो ये देखो, इसको इधर लेकर आओ वाई ये, तो इस वाले प्रेशर पे भी वही वैल्यू है एक्स बाय एम की, इस वाले पे भी वही एक्स बाय एम की वैल्यू है। तो इसका मतलब अमाउंट बढ़ ही नहीं रहा एड्सॉर्प्शन का। तो हाई प्रेशर पे क्योंकि वो सैचुरेशन क्रॉस कर चुका है अपना, ठीक है भाई। और लो प्रेशर पे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, ठीक है भाई। तो देखो ऐसा क्यों हुआ है, तो सारे बच्चे ध्यान रखना। अब जो मेरे पास फ्रेंडलिच की इक्वेशन है ना, तो अभी के लिए x बाय एम इज इक्वल टू के पी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x बाय एम इज इक्वल टू के पी हो जाएगा मेरे पास। x बाय एम इज इक्वल टू के पी 1/n। मैंने क्या बोला? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बोला ना कि इंटरमीडिएट पे हमारे पास ये फिक्स नहीं है इस तरीके से, तो के पी 1/n। और लास्ट वाले पे मेरे पास क्या हो जाएगा? x बाय एम इज इक्वल टू के पी नॉट। तो ये जो के पी नॉट हो गया, ये के पी नॉट क्यों हुआ है अपने आप में? क्योंकि पी नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या होती है? 1 होती है। तो ये के आ गया मेरे पास इज इक्वल टू, और जब ये इज इक्वल टू के आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या है? कांस्टेंट। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ये अपने आप में बस एक ग्राफ का, ये ग्राफ है, और ये तुम्हें फ्रेंडलिच के बारे में ये ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ कि जब मेरे पास ये लो प्रेशर था, लो प्रेशर, तो लो प्रेशर के ऊपर जो अमाउंट था x बाय एम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है। लो प्रेशर पे जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं और तो x बाय एम भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये हुआ मेरे पास लो प्रेशर पे, जैसे मैंने बताया। दूसरे पे मेरे पास क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रेशर पे। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे मेरे पास वो कंडीशन ही लगती है, क्या?
कि जो x by m होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p 1 by n, जो कि फ्रेंडलिच ने दी भी है, ठीक है, सेम डिट्टो ऐसी की ऐसी। और अगर मैं बात करता हूँ थर्ड पर, तो थर्ड पे मेरे पास क्या होता है, क्या वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है अब, क्योंकि वो तो सैचुरेशन नो क्रॉस कर गया सर। है। तो इसका मतलब फिर वो मेरे पास क्या हो जाएगा, p की पावर 0। तो अब बाकी प्रोपोर्शनल उठा के हम कांस्टेंट खुद लगा लेंगे। हाँ, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि फ्रेंडलिच के अंदर, 1 नंबर का था वो, फ्रेंडलिच के अंदर जो इंटरमीडिएट प्रेशर है, तो इंटरमीडिएट प्रेशर के अंदर जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। इंटरमीडिएट, देखो इंटरमीडिएट कंडीशन तो यही है ना मेरे पास, ये वाला मेरे पास क्या है, इंटरमीडिएट। तो जब मेरे पास इंटरमीडिएट प्रेशर है तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी होगी, और ये है मेरे पास एक सेकेंड, और ये मेरे पास है हाई प्रेशर, ये वाली कंडीशन। तो हाई प्रेशर पे तो चलो मेरे पास ये पूरा 0। देखो n की वैल्यू ना इंटरमीडिएट के अंदर सर हमें 1 से ध्यान 0। रख, 1 से 0, एक यस सेकेंड, सर। अगर तुम 1 से 0 कर दोगे तो ये वैल्यू तो अगर 0 भी हो जाएगी तो फिर 1/0 तो कितना हो जाएगा मेरे पास, इन्फिनिटी। तो फिर ये तो ग्राफ बन ही नहीं पाएगा ऐसे। हमेशा मैं बता देता हूँ, देखो ये अपने आप में थोड़ा सा कर्व्ड ग्राफ है, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी ना वो हमेशा 1 से ज्यादा होगी, तो 1 से 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो हमेशा n की वैल्यू 1 से ज्यादा है इंटरमीडिएट पर, ठीक है, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। सर वो मैंने पी की वैल्यू कंपेयर कर ली थी दोनों की अच्छा सर। अच्छा, ओके, तो इसका मतलब हमने ये और इंटरमीडिएट में मेरे पास वो बेसिक इक्वेशन ही है। तो देखो अब ये 3 इक्वेशन को देखते ना हमारे पास ना एक चीज हम बोल सकते हैं क्या, कि देखो भाई जैसे x बाई एम इज इक्वल टू के पी 1/n है मेरे पास, तो ये 1/n जो है, तो सारे बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जैसे अभी आदित्य ने भी बोला था, तो वो मैंने तो n की वैल्यू पूछी थी, लेकिन आदित्य ने वो 1/n की वैल्यू बताई थी। तो जो 0 की वैल्यू होती है ना वो हमेशा क्या होती है मेरी, 0 से लेके 1/n ऐसे रहता है मेरा 1 तक, ठीक है। तो मेरे पास जो 1/n की वैल्यू होती है, जो हमने लिखा है p 1/n, तो वो 1/n की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 तक रहती है। तो अब जरा बताना, तो फिर n की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी फिर, तो फिर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1/n की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, तो इसी को देखते हुए n की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। कहां से कहां तक ये तो बताओ। 0 से 1 to infinity। और ये तुमने कैसे पता लगाया श्रेया। ग्रेटर देन 1। देखो अपने आप में अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर मतलब 1/n जो है मेरे पास 0 से लेके 1 तक लाई कर रहा है, तो अब वो n कितना रहा होगा कि वो 0 से लेकर आए, तो ये सिंपल सी बात है, वो मेरा 1 से लेकर स्टार्ट हो सकता है और वो इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि जब पूरी की पूरी वैल्यू तुम्हारी जो है 1/n की वो 0 से लेके 1 तक रहनी है, मतलब 0.1 0.2 0.5 0.10 तक ऐसे रहना है, तो n कितना रहा होगा, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक रहेगा ना, डिवाइड बाय करेंगे तभी तो मेरे पास आएगा ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो n की वैल्यू रही हो, क्योंकि तो 1 से कम कर दिया फिर तो वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए ये सिंपल मैथमेटिक्स है यार, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है, तभी तो 1/n मेरा 0 से लेके 1 तक के बीच में आएगा, ठीक है। और ऐसा भी देखा गया है कि जो एक्चुअली में 1/n की वैल्यू होती है वो 0.1 से लेके 0.5 तक ही लाई करती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या मेरी n की वैल्यू 0.5 हो सकती है, अगर मेरी वैल्यू n की वैल्यू अगर मेरी 0.5 हो गई, तो भाई ऊपर तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, 1 से भी ज्यादा आ जाएगा, तो वो तो हो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए n की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक रहती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि उसे मुझे कम करना है, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। तो दीक्षा अगर मैं बोलूंगा कि लो प्रेशर पे मेरे पास क्या बन जाएगी वो इक्वेशन फ्रेंडलिच की, तो हम बोलेंगे x बाय एम इज इक्वल टू के पी 1/n। अभी वैसे लैंगमेयर भी आया था, एक साइंटिस्ट था मेरे पास लैंगमेयर, तो ये जो तो यहाँ पे थोड़ी सी जो कंफ्यूजन तुम्हें हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए लैंगमेयर भी आया था, तो वो भी हम करेंगे, अभी अभी चिंता वाली बात नहीं है। अब देखो अगर मैं मान लो इसी कंडीशन को मैं लो प्रेशर के लिए लेता हूँ, तुमने देखा वो प्रोपोर्शनल है, तो लो प्रेशर के लिए जरा बताना, अगर मेरे पास x बाय एम है, तरफदार आएगा यहाँ पे। यस सर। अच्छा, तरफदार मेरे पास ये बेसिक इक्वेशन है, और लो प्रेशर के लिए अब जरा बताओ तो मेरे पास 1/n कितना होना चाहिए। अच्छा 1/n चाहिए, 1 हो जाएगा पूरा। ठीक है, ताकि वो मेरे पास प्रोपोर्शनल हो जाए, राइट। तो यस। इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू, और n की वैल्यू 1 होती है क्या,
मतलब हाँ देख रहे हो यहाँ पे 1 तक है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को 1 ले लूंगा तो वो मेरे पास 1/1 हो जाएगा, और फिर वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बात मेरी बन जाएगी, राइट। इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा बेटर है कि n की वैल्यू तुम बताओ, इससे अच्छा यही है कि तुम 1/n की वैल्यू बता दो, ठीक है ना। तो 1/n अगर मेरा 1 हो जाएगा तो इसका मतलब ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, x/m इज इक्वल टू kp1। तो अब अगर k को हटाओगे तो प्रोपोर्शनल हो गया ना, ठीक है भाई। यस सर। तो 1/n की वैल्यू, क्योंकि जो n की वैल्यू मैंने बोला वो 1 से ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे अब अगर मैंने n को 1 रखा तो ऑफकोर्स वो 1 आ जाएगा, लेकिन n की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर रहती है, तो ठीक है 1/n की वैल्यू ज्यादा बेटर रहेगी बोलना, ठीक है भाई। तो ये तो हुआ मेरे पास लो प्रेशर के लिए कंडीशन। अभिषेक कोई डाउट तो नहीं है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं खींच रहा हूँ इसको तो इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन है नहीं, बहुत सिंपल सा है। अब इंटरमीडिएट के लिए तो भाई कुछ नहीं है, इंटरमीडिएट के लिए तो जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती ही है। तो जो मैंने तुमने अभी इक्वेशन देखी वो इंटरमीडिएट के लिए ही तो इंटरमीडिएट पे ग्राफ थोड़ा सा कर्व्ड था या फिर क्या था इंटरमीडिएट के लिए? यस कर्व था, ठीक है। तो उसके लिए तो इक्वेशन नहीं गिरेगी। अब हम आते हैं हाई प्रेशर पे। तो हाई प्रेशर पे अगर मैं आता हूँ, सर 2 मिनट ऊपर कर देना हाँ हाँ श्योर। तो हाई प्रेशर पे 1/n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो ये मेरे पास xp आई मीन सॉरी kp होता है, तो kp 1/n। तो यहाँ पे 1/n की वैल्यू अपने आप पे टोटल कितनी होनी चाहिए? 0, ताकि तुम इस p को हटा सको। तो x/m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k आ जाएगा, विच इज अ कांस्टेंट। तो वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही हाई प्रेशर पे, तो इसलिए हाई प्रेशर पे मेरा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। तो बस ये इस टाइप का है। ऑल्दो मैं इसमें मतलब फ्रेंडलिच ने क्या करा था, इसका लॉग भी लिया था और उसने और भी इक्वेशन बनने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, जो एक तरह से ये क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय लाइक ऑन एनी सॉलिड एड्सॉर्बेंट, ठीक है भाई। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे टेम्परेचर का भी रोल है, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया गया है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है श्रेया? तो बहुत ही नो सिंपल सी सर। चीज है, ठीक है। और बस एक सर ऐसी, हाँ 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 बोलो बोलो। फिर आपने बोला है कि n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, तो 1/n 0 कैसे हो गया फिर? n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी में होना चाहिए, तो आपने फिर बोला 1/n की फिर वैल्यू 0 कैसे होगी? क्यों? अगर n की वैल्यू अगर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी तो वो 0 नहीं आएगा कभी? सर जब n की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी तब आप कहना चाह रहे हो? हाँ अच्छा ठीक है सर। तो 0 आ सकता है ना, यस सर। बिल्कुल आ सकता है, ठीक है भाई। जब नीचे जब डिनोमिनेटर में इतनी ज्यादा वैल्यू आ जाएगी तो वो तो 0 के जैसा ही होगा। अगर मेरे पास 5 है और 5 को मैं बिल्कुल ही एक तरह से इन्फिनिटी से भी डिवाइड कर दूंगा तो वो तो अप्रोक्सीमेट मेरा जो भी वैल्यू आएगी तो 0 जैसी ही मानी जाएगी, 0.00 समथिंग, तो उसको तो 0 ही मानूंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा अब मेरे पास मान लो, अब ये तो था चलो सिंपल फ्रेंडलिच का। अब मेरे पास यहाँ पे एक लैंगमिर आया, तो लैंगमिर ने इसने बोला कि भाई देख तूने ये जो कॉन्सेप्ट दिया है वो काफी अच्छा है, लेकिन इससे थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। तो ये x/m का मुझे कुछ कॉन्सेप्ट मतलब ठीक है तुमने ये kp 1/n से समझा दिया, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये 1/n कुछ कंफ्यूजिंग है? 1/n से जो बच्चे बायोलॉजी लिए उनको तो 1/n समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। मैथ वालों को ही नहीं आ रहा तो फिर बायो को क्या आएगा? तो इसलिए अब इस लैंग्वेज आया, लैंग्वेज सेवियर था, ठीक है, सेव करने के लिए आया बच्चों को। तो इसने एक इक्वेशन थी, देखो kp 1/n को भूल जाओ, लेकिन आएगा पेपर में वो, ठीक है, लेकिन जब तक मैं हूं मेरे सामने भूल जाओ। तो इसने बोला जो x/m होता है इट इज एक्चुअली इक्वल टू ap अपॉन में 1 प्लस का pb। तो इसने अपनी इक्वेशन दी है। अब भाई मुझे एक बात बताओ, जो मेरे पास फ्रेंडलिच ने दिया था ग्राफ, वो ग्राफ बिल्कुल सही था, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही बातें बोली थी उसने। तो जब लैंग्वेज अगर बता रहा होगा कोई भी कॉन्सेप्ट अपने तरीके से बताना चाह रहा होगा तो उसका भी रिजल्ट वही आना चाहिए ना, तभी तो सही माना जाएगा ये भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो उसका बिल्कुल सही है। अब बस तरीका उसका थोड़ा अलग है तो वो अलग बात है। तो इसने क्या बोला, ये एक्स का मतलब वही गैस ऑफ द एडसॉर्ब, एम का मतलब क्या है, ये कुछ ये एम का मतलब क्या था, क्या बोला मैंने, एम का मतलब क्या है, ये मास ऑफ एडसॉर्बेंट। एक्स का मा- मतलब क्या है, मास ऑफ गैस एडसॉर्ब,
और ये दोनों मिलके x बाय m क्या बन जाएगा? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हाँ, एक्सटेंट ऑफ Okay? एब्जॉर्प्शन। ध्यान रखना है श्रेया, x का मतलब क्या है क्विकली? सर मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड। हाँ, m का मतलब क्या है? मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे x बाय m? एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वेरी गुड। और ये मेरे पास जो p होता है, ये p का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है? p का मतलब अपने आप में प्रेशर होता है। और ये जो a और b है ना, ये इसके खुद के कांस्टेंट है, कह रहे हैं इससे आपको मतलब नहीं है, ये मेरे कुछ पर्सनल कांस्टेंट है, ठीक है? लेकिन ऑफ कोर्स आपको वो कंसीडर करने पड़ेंगे। तो इसने कुछ बताया नहीं ये है क्या, इसने बोला बस ये कुछ कांस्टेंट्स हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बस ये एक कांस्टेंट ही है और कांस्टेंट की तरह ही आपको इसे लेना है। तो इसने अब देखो समझाया, लो प्रेशर है आपके पास, तो इसने बोला अगर लो प्रेशर है तो हमें पता है कि कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब कांस्टेंट नहीं, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो इसने बोला चूंकि ये मेरे पास, एक सेकेंड, तो मुझे एक बात बताओ, अगर लो प्रेशर होता है तो लो प्रेशर अगर ये मेरे पास है, तो जरा बताओ जो डिनोमिनेटर में तुम देख रहे हो 1 प्लस का पीबी लो प्रेशर, तो क्या तुम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो? भाई याद है ना वो इक्विलिब्रियम वाला, यस सर। 1 माइनस का अल्फा को जो तुम नेग्लेक्ट कर देते थे, अल्फा और 1 माइनस अल्फा, कुछ याद आ रहा है? तो इसी तरीके से जब यहाँ पे इस बार प्रेशर लो है तो नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट करते थे, पता होगा। तो अब जब ये नीचे मेरे पास 1 प्लस का पीबी है, तो क्या इसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है पीबी को? कैन यू यस नेग्लेक्ट सर। द पीबी? बिल्कुल। सो लो प्रेशर है तो इस पीबी की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो पीबी इज वेरी वेरी स्मॉल क्योंकि वो लो प्रेशर है। और चीजों को हमेशा डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट करते हैं, कभी भी न्यूमरेटर से हम नेग्लेक्ट करके नहीं चलते हैं, तो इसलिए इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अब जरा बताना फिर इक्वेशन ये क्या बन जाएगी? x बाय m इज इक्वल टू AP बन जाएगा, AP अपॉन 1। तो बताओ ये A कांस्टेंट है, तो बताओ प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आया या नहीं आया? यस सर। तो बताओ इसकी भी थ्योरी, अभी तो चलो एक ही पार्ट हुआ है इसका, बीच वाले पार्ट के लिए तो कुछ खास है नहीं, लेकिन अपने आप में ये भी अपने आप में प्रूव हो गया। इसमें किसी को डाउट है? अभिषेक मनराल, मनराल, नो सर। ठीक है। तो अब देखो बीच का तो चलो ठीक है, बीच का तो वैसे ही रहता है। अब आते हैं हम हाई प्रेशर पे डायरेक्टली। तो अगर मैं हाई प्रेशर पे आऊंगा तो बताना जरा, हाई प्रेशर पे अब प्रेशर तो ज्यादा हो गया, अब अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये बीपी जो है डिनोमिनेटर में, बीपी, तो ये ज्यादा होगा या कम होगा? क्योंकि हाई प्रेशर है इस बार। ज्यादा। देखो अब अगर ये बीपी इतना ज्यादा है तो इस बीपी के सामने 1 की वैल्यू कुछ होगी क्या? अगर बीपी इतना ही ज्यादा है तो ये जो मैंने 1 प्लस लिखा है, तो ये 1 की कोई वैल्यू होगी अपने आप में? तुम्हारे नहीं। पास 1 करोड़ रुपए और दीक्षा कह रही कि मेरे पास 1 रुपए है, चलेगी मेरे साथ वहां पे? तो दीक्षा के सिरा कह के नहीं नहीं, मतलब क्यों चलूंगी मैं तेरे साथ? तो फाइनली ये बीपी के अपने आप में ज्यादा है, तो 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसके सामने, तो 1 कैन बी नेग्लेक्टेड, तो 1 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो फिर अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी जरा बताना, x बाय m इज इक्वल टू AP अपॉन, बीपी। तो P से P कट जाएगा, यस सर। तो P से P कट गया तो x बाय m इज इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। क्या सच में वो कांस्टेंट ही आया था हाई प्रेशर पे आदित्य? यस सर। तो हाई प्रेशर पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा था सच में, प्रेशर के ऊपर सैचुरेशन था। तो सिंपल है ना भाई, तो इसका मतलब तो सबसे इजी कॉन्सेप्ट किसने दे दिया फिर एक्सटेंड का? ये लैंगमुइर ने दे दिया, ठीक है, लैंगमुइर ने। और फ्रेंडलिच ने 1 बाय n करके दिया था। तो भाई किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो एग्जाम में दोनों में से कोई सा ही पूछ सकता है, तो वो चीज आपको याद रखनी है। अच्छा अब यहाँ पे ना कुछ लोगों ने वैसे लॉग लेके करने की भी कोशिश करी है, तो अच्छा एक अगर मैं यहीं पर ही पूछ लूं अतुल, इंटरमीडिएट पर x बाय m की वैल्यू कितनी रहेगी इंटरमीडिएट प्रेशर पर? इंटर सेम क्या मतलब? AP बाय 1 प्लस वेरी गुड, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, इंटरमीडिएट के लिए जो इक्वेशन दी जाती है वो वैसे की वैसी ही रहती है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट पे वहां पे भी क्या था, x बाय m इज इक्वल टू KP 1 बाय n, और यहाँ पर भी क्या है लैंगमुइर के टर्म्स में AP अपॉन 1 प्लस का PP, बस हाई और लो पे चीजें चेंज हो रही हैं। तो इसके अंदर कोई डाउट है? यस तरफदार?
नो सर। ठीक है। तो बस ठीक है, अब मेरे पास फाइनली तो आई गया, तो इसी को देखो लैंग्वेज ने अपना कॉन्सेप्ट कर दिया, लेकिन फ्रेंडलिच ने एक चीज और करी थी, मैंने क्या बोला, तो उसने यहाँ पे लॉग लेने की कोशिश करी थी, तो तुम्हें भी लॉग लेना ही है। तो देखो मान लो कि मेरे पास ये x बाय एम, मान लो मेरे पास ये x बाय एम है, इज इक्वल टू के पी वन बाय एन है। तो अगर मैं इसका लॉग लूंगा तो सबको पता है ये क्या हो जाएगा, लॉग x बाय एम इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब प्लस वाला मल्टीप्लाई जो होता है वो प्लस हो जाता है ना, तो log के प्लस जो पावर है वो आगे आ जाती है, और ये हो जाएगा मेरे पास log का p। क्या ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। भाई ये एक तरह से अगर तुम कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y प्लस इज इक्वल टू, मान लो ये m x है और ये मेरे पास c है, तो y इज इक्वल टू, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा log p और log x बाय m के टर्म्स में, तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, यस पीपल। आनी चाहिए। यस ये सर। मेरे पास या सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अरे आर्यन भतौरिया भी आ गया है क्लास के अंदर। सर मैं तो शुरू से हूँ। अच्छा, तुम हाँ आजकल बहुत छुट्टी कर रहे हो वैसे, मतलब नहीं, लेट मैं शुरू लेट। से हूँ, अच्छा ठीक बोल है। नहीं रहा था बस। और कल ये क्या हुआ था हिमांशु की क्लास में, तुम्हें क्या तो पता हुआ? होगा ये सब क्या हो रहा है आजकल क्लास के अंदर। क्या हुआ? कल मैंने नहीं ली मैथ्स की क्लास मेरी। अच्छा, क्या हुआ? पता नहीं कुछ हुआ था, मेरे को सुनने में आ रहा है, बच्चे बता रहे थे। बता तो अरे हुआ क्या? मुझे नहीं पता भाई, बस ऐसी चीजें हुई हैं उल्टी सीधी। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ log x बाय एम, ठीक है, और ये मेरे पास है log p, ठीक है। तो भाई ये y और ये मेरे पास x है, तो जरा बताना भी इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए। स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनना चाहिए, मतलब बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट करूं या किसी थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करूं। अरे ओरिजिन से स्टार्ट करूं। ओरिजिन। अरे भाई तुम लोगों को तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को भी वो नहीं करना आता। भाई जब मेरी c की वैल्यू कुछ होती है तो इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं ना, तो जब c की वैल्यू कुछ है मेरे पास तो वो ओरिजिन से कैसे स्टार्ट हो सकता है। इसका मतलब ग्राफ तुम्हारा थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा लॉग के। भाई जब भी तुम्हारी c की वैल्यू कुछ होती है ना, तो इसका मतलब वो ग्राफ उतना ऊपर से उठता है, तो ये लॉग के है तो ये कभी ओरिजिन से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, तो ये कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि अब मान लो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तूने बोल दिया स्ट्रेट लाइन है, तो मान लो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है ऐसे। तो अब ये जो बना है मेरे पास इतना हिस्सा, ये अपने आप में क्या होता है, y इंटरसेप्ट, इट मींस इट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू log k। तो ये ओरिजिन से कैसे होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, और ये मेरे पास बन गई इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भाई। तो ये y के रिप्रेजेंट हो गया log x बाय m, ये x हो गया, x का मतलब log p, तो ये x पे log p है, और इसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू वॉट, m का मतलब स्लोप होता है, तो स्लोप क्या हो गया, 1/n। 1/n हो गया, ठीक है। तो इस चीज का सब, तो ये ग्राफ भी कभी बनाने के आता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड टू टेस्ट दी वैलिडिटी। तो बस इस तरीके से चीजों को करना है। तो यही था इसके अंदर एक टेक्निकल पोर्शन इस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। बाकी सारा तो पूरा का पूरा चैप्टर थियोटिकल है, बस यही वाला पोर्शन था कि अगर कभी भी एग्जामिनर को अगर ऐसा पेपर बनाना होता है कि जिसमें वो सरफेस केमिस्ट्री से भी तुमको उलझाए, तो वो ये वाला पोर्शन देता है, ठीक है, फ्रेंडलिच और लैंगमेयर वाला। तो भाई आई होप ये जो टेक्निकल पोर्शन है सरफेस केमिस्ट्री का, ये सबको समझ में आ चुका होगा। यस कुश, तो फ्रेंडलिच और ये लैंगमिर जो है, ये दो साइंटिस्ट जो है, तो इनका जो रिजल्टेंट है लो प्रेशर, हाई प्रेशर और इंटरमीडिएट, वो सेम था या अलग था। आदित्य तुम बताओ, तो जो फाइनल रिजल्टेंट था वो सेम था या अलग था। सर सेम था। सेम था, ठीक है। तो फिर डिफरेंस क्या था दोनों में, फिर डिफरेंस सर क्या था। पावर का। हाँ, उसने जो बताया वो kp 1/n करके बताया, और उसने ap अपॉन में 1 प्लस pb करके बताया, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीजें, ये वाला पोर्शन ही था बस इंपॉर्टेंट, बाकी तो अब पूरा का पूरा कैटलिस्ट के बारे में पढ़ना है तुम्हें,
ठीक है, कि मान लो अगर कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ानी है तो उसे एक्टिविटी बोलते हैं कि वो किस एक्टिविटी पे काम कर रहा है, और अगर उसे कम करना है तो इनहिबिटर पॉइजन भी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो अब जो पोर्शन आएगा वो काफी इजी होगा, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज टेस्ट तो अब नहीं है, तो चलो अपने स्कूल की तैयारी खूब अच्छे से करो, अच्छे नंबर आने चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस पे तो ध्यान दो, सितंबर बाकी अब तो ये देखो बोर्ड एग्जाम काफी पास है, प्री बोर्ड तो प्री बोर्ड के जैसे तुम्हारा प्रैक्टिकल के मार्क्स भी डिसाइड होंगे, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा अब टाइम थोड़ा ज्यादा देने लग जाओ। ठीक है, तो चलो ये सब ठीक है, तुम्हारे स्कूल नहीं जा रहे हो लेकिन बोर्ड तो होंगे, और बोर्ड ही आगे जाके तुम्हारा कॉलेज डिसाइड करने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सिंसियर होकर प्रैक्टिस करो। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।